देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर यूजीसी को लेकर अब नए तरीके से बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब मिलने लगा है। दोस्तों बताएंगे युवाओं के बीच में हुए चुनाव के अंदर पप्पू यादव ने पूरी तरीके से बीजेपी को धूल चटाई है और इसके बाद एक तरफा चुनाव जीती है कांग्रेस पार्टी 32 सालों के बाद। बताएंगे कहां से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के मामले को लेकर पूरे देश के अंदर सारे नेताओं ने मुंह पर टेप चिपका रखा है दोस्तों। लेकिन प्रियंका गांधी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल उठाया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या कह रही है प्रियंका गांधी और इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके आज की सारी बड़ी अपडेट तक सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि यूजीसी को लेकर अब विरोध सड़कों पर नहीं बल्कि बैलेट और ईवीएम में दिखाई देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें यूजीसी के रेगुलेशन पर देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए गए रोक के मामले को लेकर एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोगों को समझ में आ गया कि रेगुलेशन पर रोक बीजेपी सरकार की मंजूरी के बिना नहीं लगा होगा। यानी जरूर बीजेपी सरकार ने चोर दरवाजे से यूजीसी के विरोध के बाद यूजीसी के कानून को हटवा दिया दोस्तों। यानी सुप्रीम कोर्ट से बैन लगवाने का मतलब ही यही है कि बीजेपी सरकार ने विरोध नहीं किया, डंके की चोट पर जाकर, जिस कारण से एससी एसटी और ओबीसी समाज के खिलाफ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए रेगुलेशन को वापस ले लिया गया दोस्तों। इस कारण से एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोगों ने बीजेपी को यूजीसी के मामले पर एक और बड़ा तगड़ा झटका दिया है दोस्तों। बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे के देवघर के नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को हार मिली। इसके बाद झारखंड से सटे राज्य बिहार से यह बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। बिहार की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जहां से एक से बढ़कर एक दिग्गज लोग, देश की राजनीति हो या फिर देश के अलग अलग क्षेत्र हो, हर जगह उनका दबदबा रहा है दोस्तों। ऐसे में नीतीश कुमार और लालू यादव जिस यूनिवर्सिटी से आते हैं पटना यूनिवर्सिटी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 30-32 साल से लगातार अपना प्रभुत्व दिखाती आ रही है। पटना यूनिवर्सिटी पर बीजेपी का 30 से 32 साल से लगातार कब्जा था दोस्तों। और ऐसे में इतिहास में बिहार की राजनीति की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा दिन था दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के पटना यूनिवर्सिटी के तकरीबन 30-32 साल के पूरे प्रभुत्व को खत्म करके बड़े अंतर से चुनाव जीता गया है। आपको बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ने 3 सीटों पर कब्जा कर लिया दोस्तों। एनएसयूआई का दबदबा इतना ज्यादा था कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के पोस्ट पर तो 30 नंबर पर पहुंच गई। पिछली चुनाव में कई बार कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा दोस्तों और एबीवीपी को बार बार जीत मिल रही थी, यानी बीजेपी के छात्र संगठन को जीत मिल रहा था। ऐसे में अब जो रिजल्ट आए हैं वो काफी बड़े रिजल्ट आए हैं दोस्तों, अच्छे रिजल्ट आए हैं कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई के लिए। एनएसयूआई ने अपने उम्मीदवार के तौर पर शांतनु शेखर को मैदान में उतारा था, जो छात्र संघ के अध्यक्ष के पोस्ट पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने जेडीयू के प्रत्याशी प्रिंस कुमार को 1496 वोटों से हरा दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुष्का 30 नंबर पर थी। इस प्रकार से एनएसयूआई ने महासचिव के पोस्ट पर भी जीत हासिल की है। एनएसयूआई के प्रत्याशी खुशी कुमार ने छात्र आरजेडी के प्रत्याशी प्रत्युष राज को 1611 वोटों से हरा दिया। और इस पूरी जीत में जो सबसे बड़ा योगदान दे रहे थे वो कांग्रेस पार्टी के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव दे रहे थे दोस्तों। पप्पू यादव ने बताया कि बीजेपी और एबीवीपी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव के पोस्ट पर पूरी तरीके से फाइट के अंदर ही नहीं थी, यानी लड़ाई लड़ी नहीं रह पा रही थी। यानी इतनी बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं कि कहीं तीसरे, कहीं चौथे, कहीं दूसरे नंबर पर मौजूद है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा एनएसयूआई की ओर से यूजीसी को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे दोस्तों। यानी यूजीसी वापस से लेने पर विरोध किया गया था और पटना यूनिवर्सिटी में एक बड़ा मार्च निकाला गया था। और ये जो नतीजे आए हैं ये एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोगों के एकजुट होने के बाद बीजेपी के खिलाफ नतीजे आए हैं दोस्तों। और सवर्ण समाज के लोगों ने भी बीजेपी से दूरी बना ली है, जिस कारण से एबीवीपी इतनी बुरी तरीके से चुनाव हारी है। यानी जिस पटना यूनिवर्सिटी पर बीजेपी का एक तरफा दबदबा हुआ करता था दोस्तों, वहां पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई और हारती हुई दिखाई दी है दोस्तों। पप्पू यादव कहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का परिणाम बिहार और देश के लिए नई राजनीति का आगाज है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी के विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर, उनके पैतृक शहर पटना और गृह राज्य बिहार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ने संदेश दे दिया है कि भविष्य पूरी तरीके से राहुल गांधी की कांग्रेस में है। यानी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के साथ में देश और बिहार का भविष्य है। ऐसे में दोनों एनएसयूआई के प्रत्याशी शांतनु शेखर जी और खुशी कुमारी को बधाई देते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे दोनों उम्मीदवारों ने जीत का इतिहास बनाया है और पटना यूनिवर्सिटी के अंदर एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी का दबदबा वापस से लौटेगा। कुल मिलाकर दोस्तों पप्पू यादव छात्र राजनीति से भी जुड़े रहते हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पप्पू यादव पर काफी भरोसा करते हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में पप्पू यादव बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और एनएसयूआई की जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि एनएसयूआई ने यूजीसी के मामले को लेकर एससी एसटी ओबीसी समाज के प्रति उनके समर्पण के लिए, उनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें
ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की हत्या के मामले को लेकर दोस्तों यानी अमेरिका और इजराइल के कायरपने को लेकर भारत के कई सारे नेताओं ने मुंह पर टेप चिपका लिया है। दोस्तों कोई भी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में प्रियंका गांधी मैदान में कूदी है। उन्होंने कहा कि एक संप्रभु राष्ट्र के नेतृत्व की लाक्षित हत्या करना यानी ऐसी हत्या करना जो अपने आप में कायरता वाली हत्या है, जिसे तथाकथित लोकतांत्रिक दुनिया के नेता कर रहे हैं, और निर्दोष लोगों की बड़ी संख्या में हत्या करना काफी निंदनीय और घृणित काम है। चाहे इसके लिए कोई भी कारण बताया जाए, इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। ये बहुत ही दुखद और अब कई देशों को इस संघर्ष में खींचा जा रहा है। दुनिया को शांति की जरूरत है और ये लोग अधिक से अधिक अनावश्यक युद्ध करवा रहे हैं, यानी आपस में जानबूझकर बवाल करवा रहे हैं। ये जो इसके लिए जिम्मेदार है, उन्हें महात्मा गांधी के शब्दों को याद रखना चाहिए कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। मुझे उम्मीद है कि इजरायल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के सामने झुकने या सिर झुकाने के बाद हमारे प्रधानमंत्री प्रभावित देशों में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से वापस घर लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी से भी इस पूरे मामले को लेकर राय देने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके का कायराना हरकतें इजराइल और अमेरिका वाले करते हैं दोस्तों, साफ तौर पर दुनिया के अंदर अमेरिका और इजराइल ने पूरी तरीके से तबाही मचा रखी है। अगर आप भी मानते हैं कि किसी नियम कायदे को अमेरिका और इजराइल के लोग नहीं मानते और ये साफ तौर पर दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा फितना फैलाते हैं, आपसी विवाद और कलेश करवाते हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि खामेनी की हत्या कर दी गई और इसे अमेरिका और इजराइल वालों को लग रहा होगा कि वो ईरान को कंट्रोल में कर लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान 5000 साल से भी पुराना एक देश है दोस्तों, जिसकी अपनी ताकत है और लोग पूरी तरीके से ईरान के जुझारू लोग हैं दोस्तों, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं जब उनके खुद के ऊपर बात आती है। ऐसे में खामेनी की हत्या के बाद पूरा का पूरा ईरान एकजुट होता हुआ नजर आने लगा है और जिस तरीके से ईरान के अंदर भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर विरोध करते हुए नजर आए और खामेनी के समर्थन में नारे लगा रहे थे दोस्तों, और अमेरिका के विरोध में नारे लग रहे थे, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका ने ईरान के अंदर जो आपस में थोड़े बहुत विवाद थे दोस्तों, थोड़े बहुत जो आंदोलन चल रहे थे, उनको भी दूर करवा दिया है और पूरा का पूरा ईरान एकजुट हो गया है। ऐसे में ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि वो ऐसा हमला करेंगे जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था और कुछ ऐसा होगा कि अब इजराइल और अमेरिका वाले हमेशा हमेशा याद रखेंगे। और सबको पता है कि ईरान के पास इतने खतरनाक हथियार है कि ईरान बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है पूरे आसपास के एरिया को दोस्तों। ऐसे में देखते हैं ईरान की ओर से क्या पलटवार किया जाता है, लेकिन जो लोग जश्न मना रहे हैं कि खामेनी की हत्या के बाद वो ईरान को कंट्रोल में कर लेंगे, वे लोग सपना देख रहे हैं और सपना ज्यादा चलता नहीं है। जल्द ही आंखें खुलेंगी इन सबकी जब पता चलेगा कि ईरान ने जोरदार तरीके का पलटवार किया है। ऐसे में प्रियंका गांधी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर खुलकर बोलने पर जब नेता दूसरी पार्टी के चुप है दोस्तों, तो आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद शनिवार को वोटर लिस्ट जारी कर दिया है दोस्तों। लिस्ट के मुताबिक राज्य के करीब 60 लाख वोटर्स के दस्तावेज अभी भी जांच के घेरे में हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या मुस्लिम बाहुल्य और सीमावर्ती क्षेत्रों के जिले हैं और आयोग ने राज्य के मतदाता सूची से कुल 63 लाख नाम हटा दिए हैं। बंगाल के कुल वोटर्स की संख्या अब 7 करोड़ 66 लाख के आसपास जो पहले थी दोस्तों, अब घटकर 7 करोड़ 4 लाख के आसपास पहुंच गई है। वहीं पर बीजेपी ने इसे घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक जंग करार दिया है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि मुर्शिदाबाद और मालदा वो क्षेत्र है दोस्तों जहां पर ज्यादातर मुस्लिम आबादी है, 60-60, 70%, 80%, 90% तक मुस्लिम आबादी है दोस्तों। ऐसे में चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार मुर्शिदाबाद जिले के अंदर तकरीबन 11 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनकी स्क्रूटनी अभी पेंडिंग चल रही है। इसके ठीक बाद मालदा का नंबर आता है जहां पर 8 लाख दस्तावेज की न्यायिक अधिकारियों द्वारा जांच की जानी बाकी है। 2011 के जनगणना के अनुसार मुर्शिदाबाद के अंदर 66% के आसपास मुस्लिम आबादी है, मालदा में 51% के आसपास मुस्लिम मतदाता है, जबकि जो और भी आसपास के इलाके हैं दोस्तों जहां पर सबसे ज्यादा वोटों की स्क्रूटनी हो रही है यानी उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, वे सारे के सारे जिले बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। उत्तर 24 परगना में 5,91,000 लोगों के नाम को लेकर संदिग्ध बताया जा रहा है। दक्षिण 24 परगना में 5,22,000 मतदाता और उत्तर दिनाजपुर के अंदर 4,80,000 मतदाता सीमावर्ती जिलों के मामले को लेकर पेंडिंग रखे गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों राज्य के पहाड़ी और आदिवासी बाहुल्य इलाके जैसे कालिम्पोंग और झारग्राम में 6-6 हजार ऐसे वोटर्स हैं जिनकी संख्या कम पाई गई है। तो कुल मिलाकर 60 लाख ऐसे वोटर हैं दोस्तों जिसकी स्क्रूटनी की जा रही है और इस पूरे मामले पर गहन जांच की बातें चल रही है। हालांकि आप लोग जान सकते हैं कि ये क्यों इतना बड़ा मामला है दोस्तों, क्योंकि मुर्शिदाबाद मालदा वो क्षेत्र है जहां पर विपक्ष को पूरी तरीके से एक तरफा वोट मिलता है और ऐसे में इन क्षेत्रों में बीजेपी के लोगों का दावा है कि घुसपैठी घुस आए हैं और इसके बाद उनका नाम लिस्ट से हटाने के नाम पर जो भारत के मुस्लिम मतदाता है दोस्तों उनको डराया जा रहा है। उनके नाम हटाने की एक बड़ी कोशिश
साजिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। और इसी मामले को लेकर बीजेपी के नेता नितिन नवीन का भी बयान आता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रविवार को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मौजूद थे, जहां पर परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकाल रही थी। इस दौरान बयान देते हुए, भाषण देते हुए कहते हैं कि 50 लाख से ज्यादा घुसपैठी वोटर के नाम लिस्ट से हटाया गया है। पश्चिम बंगाल में एक दिन पहले ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद 63 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे। नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं वे घुसपैठी थे और वे असली नागरिक के लिए बनी सरकारी नौकरी और कल्याणकारी योजना का लाभ ले रहे थे। ये लोग न सिर्फ असली नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन कर रहे थे बल्कि देश की सुरक्षा को भी खतरा कर रहे थे। घुसपैठियों के लिए हमारा संदेश है, अब समय आ गया है उन्हें बंगाल की धरती से बाहर किया जाएगा। हमें न सिर्फ घुसपैठियों को हटाना है बल्कि मजबूत सरकार भी बनानी है। ऐसे में बीजेपी के नेता नितिन नवीन जो भाजपा के अध्यक्ष हैं दोस्तों, उनके बयान को अगर आप लोगों के नाम काटने से जोड़कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो बंगाल के लोगों को टारगेट करने के लिए, बंगाल की संस्कृति के खिलाफ माहौल बनाने के लिए बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी बता रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पूरे मामले को लेकर जितना जोर शोर से प्रचार करेंगे उतना ममता बनर्जी स्थानीय लोगों को एकजुट करने के लिए बंगाली अस्मिता का कार्ड खेलेंगी। देखते हैं दोनों में से किसकी राजनीति काम आती है। दोस्तों, क्या बंगाल के लोगों में बांग्लादेशियों को छानकर अलग करने की जो बीजेपी की राजनीति, जो बयानबाजी है, क्या वो काम करेगी या फिर 2021 के चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी पर ममता बनर्जी भारी पड़ेंगी, जो बांग्लादेश के लोगों के नाम पर बंगाली लोगों के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप बीजेपी पर लगाती है। दोस्तों, ऐसे में दोनों पार्टियों के द्वारा अपने अपने कार्ड खेले जा रहे हैं। तो इससे एक बात तो पता चल गई है कि बंगाल का चुनाव इस बार काफी ज्यादा पोलराइज यानी ध्रुवीकरण वाला होगा। दोस्तों, ध्रुवीकरण किस पक्ष में ज्यादा होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण होगा या फिर स्थानीय अस्मिता के आधार पर यानी बंगाली अस्मिता के आधार पर ध्रुवीकरण होगा। अगर बंगाली अस्मिता के नाम पर ध्रुवीकरण होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बंगाल में गुजरात की पार्टी घोषित हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद आप लोग जानते हैं कि बंगाल के लोग नहीं चाहते कि कोई और प्रदेश का जो पार्टी है वो आकर उनके ऊपर राज करे और उसके बाद हो सकता है कि एक बार फिर से बीजेपी को 26 में भी हराकर भेजे। आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें राज्यसभा के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी हाईकमान की अहम बैठक खत्म हो गई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर मीटिंग हुई है। इसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल कई लोग शामिल हुए। 200 सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कभी भी हो सकता है। सियासी गलियारों में हलचलें तेज चल रही है, किसे टिकट मिला सबकी नजर इस बात पर रखी हुई है। ऐसे में राज्यसभा को लेकर एक बात तय है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ऐसे नेताओं को आगे भेजेंगे जो पार्टी के लिए कुछ काम कर सके और एक बड़ा चेहरा हो। ऐसे में दोस्तों, अभी जो राज्यसभा के कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं उनका कार्यकाल लगभग खत्म होता हुआ नजर आएगा। आपकी क्या राय है लिखिएगा जरूर। साथ साथ उत्तर प्रदेश के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय एक बड़ी बात बोलते हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय भगोड़े राशिद नशीम की गिरफ्तारी अपने आप में तहलका है। ये बयान देते हुए कहते हैं कि अमर उजाला ने एक बहुत बड़ा इशारा कर दिया है। शासन प्रशासन के महत्वपूर्ण ओहदेदारों और कई अफसर और कथित पत्रकार पूरी तरीके से उनकी जो पूरी जमात है वो राशिद नसीम के पीछे है। उत्तर प्रदेश के अंदर भूकंप दस्तक दे रहा है, रिक्टर स्केल की नसें कांप रही है। कुल मिलाकर दोस्तों, अलग अलग शहरों के अंदर लोगों को सस्ते प्लॉट देने के नाम पर 34 कंपनियां बनाई गई थी और उसके नाम पर ठगी की गई थी। अब जब इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके ईडी वाले देश लेकर आ रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे में कई सारे अधिकारी या हो सकता है कई सारे बड़े नेता है जो इस पूरे मामले पर डरे होंगे, क्योंकि कई लोगों के हाथ होंगे तभी जाकर इतना बड़ा कांड किया गया है। और अभिषेक उपाध्याय उसी ओर संकेत दे रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें दुबई के साथ साथ जो अरब के कई सारे देश हैं दोस्तों, चाहे कतर हो या फिर बहरीन हो या फिर ओमान हो या फिर यूएई हो, कई जगह पर अमेरिका ने अपने एयर बेस बना रखे हैं और मिलिट्री बेस बना रखे हैं, जिस कारण से इजराइल के साथ में जो ईरान के पंगे चल रहे हैं और अमेरिका भी इजराइल के साथ में खड़ा है, तो फिर इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए ईरान के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो एयर बेस और जो मिलिट्री बेस अमेरिका ने बना रखे हैं उन जगह पर हमला किया जा रहा है। जिसके बाद दोस्तों, दुबई एयरपोर्ट पर भी एक बम मारने की खबर सामने आ रही है, यानी अटैक किया गया है। इसके बाद अब बीजेपी के लोग सोशल मीडिया पर माहौल बनाते हुए कह रहे हैं कि कुछ लोग पासपोर्ट भारत का छोड़कर दुबई चले जाते हैं, दुबई में रहने लगते हैं। उनको लगता है कि दुबई एक डेवलप्ड एरिया है यानी विकसित देश है और वहां पर उसको सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन आज दुबई के अंदर हमले हो रहे हैं, बमबारियां हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही है, तो वहां पर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और निशिकांत दुबे बोलता है कि अपना भारतीय पासपोर्ट छोड़कर दुबई जाने वाले लोगों के लिए सबक है, मोदी जी है तो हम सुरक्षित है। लंबे लंबे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना तो आसान
है। यानी निशिकांत दुबे देश की जनता को डरा रहा है। दोस्तों उसका मानना है कि नरेंद्र मोदी के कारण ही आज देश में शांति है। इस पर लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि निशिकांत दुबे भारत के लोगों के दुबई में रहने पर निशाना साध रहा है और कह रहा है कि इंडिया के पासपोर्ट को छोड़कर लोग दुबई में रहते हैं, यानी आलोचना कर रहा है विदेश में रहने की, जबकि इंडिया में लोगों को खराब सड़कें मिल रही है, खराब पानी मिल रहा है, बिजली 24 घंटे नहीं मिलता दोस्तों, और नेताओं के बेफिजूल के भाषण जिससे माहौल खराब होता है और टैक्स इतना ज्यादा लगाया जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो तमाम तरीके की समस्या से लोग जूझते हैं। इसके बाद लोग अलग अलग दुनिया के देशों में चले जाते हैं एक अच्छे जीवन के लिए, अच्छे लाइफ के लिए। ऐसे में दुबई में ये जो ईरान का अटैक हुआ है, तो निशिकांत दुबे इस मामले पर बीजेपी का प्रचार कर रहा है, नरेंद्र मोदी का प्रचार कर रहा है। तो ऐसे में लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि निशिकांत दुबे का खुद का बेटा यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में रहता है, वहीं पढ़ाई करता है और ये दूसरों को ज्ञान दे रहा है। बीजेपी का सांसद ये नहीं बता रहा कि इंडिया छोड़कर इसलिए जा रहे क्योंकि लोगों को यहाँ मौका नहीं मिल रहा, सड़कें खराब है, पानी पीने के लायक नहीं है, सांसें लेने के लिए हवा तक नहीं है, पॉल्यूशन एक्यूआई इतना ज्यादा है, बिजली की समस्या है और सड़कों के गड्ढे भी आपको पता ही है दोस्तों, कूड़ा कटकर हर जगह फैला रहता है और आवारा पशु हर जगह रोड पर दिखाई देते हैं। तो लोग करे तो करे क्या, एक अच्छा जीवन के लिए उनको देश छोड़ना पड़ता है, मजबूरी में छोड़ते हैं। लेकिन बीजेपी के नेता दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि निशिकांत दुबे बीजेपी के एक ऐसे नेता बन चुके हैं जो भाजपा के समर्थकों से ही भाजपा को बचाने के लिए गालियां सुनते रहते हैं, आप लोग की क्या राय है दोस्तों? निशिकांत दुबे के बयान पर दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ गिरीश चोडनकर ने एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता गिरीश कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि डीएमके हमारी सौंपी गई मांगों की सूची स्वीकार कर लेगी। उन्होंने हमें 25 सीटों की पेशकश की है लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। टीवीके पार्टी यानी थालापति विजय की पार्टी को लेकर कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु ने एक बयान दिया दोस्तों। टीवीके पार्टी को लेकर कहा जाता है कि हम उन्हें कम नहीं आंक रहे हैं, यानी टीवीके पार्टी हमारे नजर में कमजोर नहीं है। कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु उनको एक अच्छी पावर के तौर पर देखती है। तमिलनाडु में कांग्रेस और हमारे नेता राहुल गांधी की ताकत को वे लोग भी पहचान रहे हैं, हम लोग टीवीके को पहचान रहे हैं। यानी थालापति विजय की पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी की बातचीत चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। गिरीश कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पूरे मामले पर बातचीत कर रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि अगर डीएमके पार्टी कांग्रेस को 30 सीटें नहीं दे तो उसके बाद डीएमके पार्टी से इतर कांग्रेस पार्टी इनके साथ मिलकर थालापति विजय के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर सकती है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तराखंड स्थित ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को बड़ी कानूनी राहत मिली है दोस्तों। पॉक्सो के एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है और मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है दोस्तों। कोर्ट के इस आदेश के बाद अदालत कक्ष में मौजूद समर्थकों और अनुयायियों के बीच में खुशी की लहर देखने को मिली है। जैसे ही न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए, अदालत में तालियां गूंज पड़ी और मामले में दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत बहस की गई। अदालत ने लगभग 1 घंटे तक पूरी दलीलों को सुना। उसके बाद सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अपना पक्ष रखा। शंकराचार्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर पीएन मिश्र और इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप गुप्ता ने अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया दोस्तों, जिसके बाद पूरा माहौल बना। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले पर दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ असम विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इस कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया को रफ्तार दे दी है दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस खबर को अहम संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हो रही है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई दोस्तों। बैठक में राज्य के करीब 40 विधानसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम पर विस्तार से चर्चा की गई और सूत्रों के अनुसार टिकट वितरण में जीत की संभावना, स्थानीय सामाजिक राजनीतिक समीकरण और संगठनात्मक मजबूती जैसे पहलुओं पर प्रतिक्रिया दी गई है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए आईपैक और शो टाइम को सौंपी चुनावी कमान और पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल उत्तर प्रदेश की टीम को लीड करेंगे। शो टाइम वर्तमान में एकनाथ शिंदे के लिए काम कर रही है और अखिलेश यादव ने रॉबिन शर्मा को कैंपेन की जिम्मेदारी सौंपी है। तो ऐसे में अखिलेश यादव पूरी तरीके से आने वाले दिनों के चुनाव को लेकर 27 के चुनाव को लेकर कैंपेन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और इनको जिम्मेदारी दी गई है। सबके सब कैंपेन डिजाइन करेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर से जुड़े हुए संगठन को लेकर पार्टी के कुछ
समर्थक है जो मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीतिक आशीर्वाद दे दिया। इस तरीके की अपडेट आ रही है। अपडेट यह है कि राज्यसभा की 4 सीटों को लेकर एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से श्योर है, यानी पूरी तरीके से उनको आश्वासन मिला हुआ है कि वो जीत जाएंगे। इसका मतलब जो 4 सीटें हैं उसमें 2 सीटें एनडीए गठबंधन में जेडीयू को जाएगा और जनता दल यूनाइटेड 2 राज्यसभा किसे भेजेगी, बड़ा सवाल है दोस्तों। पहले कहा जाता है उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाएगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड या बीजेपी तभी राज्यसभा भेजेगी जब वो अपनी पार्टी का विलय या तो बीजेपी में करा लेंगे या जेडीयू में करा लेंगे। और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार की एक तस्वीर आई है जिसमें उनका बेटा नीतीश का बेटा निशांत उनको पेड़े खिला रहा है और इसके बाद आशीर्वाद ले रहा है। और यह तस्वीर बता रही है कि आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाए और उनको राज्यसभा भेजे। हो सकता है कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए निशांत को आगे किया जा रहा है, लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है दोस्तों, यानी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिली है। साथ साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बयान आता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो फैसला मेरे समर्थन में आया, मेरे बरी होने के फैसले में, रिहाई होने के फैसले से बीजेपी को एक तरीके से करारा तमाचा लगा है। उन्होंने कहा कि हमें खत्म करने के लिए मोदी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को, हमारी पार्टी को खत्म नहीं कर पाए। हमारी पार्टी तो और ज्यादा मजबूत होकर उभरी है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी के लिए करारा तमाचा है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें होली से ठीक पहले महंगाई में नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश की जनता को महंगाई की मार मारी है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि 1 मार्च से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 31 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इससे पहले कमर्शियल एलपीजी के दाम 1 जनवरी 2026 को 111 रुपए बढ़ाए गए थे, 1 फरवरी 2026 को 50 रुपए बढ़ाए गए थे। तो ये लगातार कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। मोदी जी ने एलपीजी में कुल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में कुल 200 रुपए बढ़ा दिया, और वो भी होली के टाइम में जब इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा। लोग पकवान बनाते हैं, खाने का सामान बनाते हैं और इसके लिए गैस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और गैस के हालात लगातार खराब है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में अगर एक भी अपडेट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। बहुत बहुत